नमस्कार साथियों, राठौर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज जो है ना नागरिकता चैप्टर होगा, जो कि नया चैप्टर है। ठीक है, इसको आज समझना है, समझने वाला है। और यहाँ से क्वेश्चन जो है ना हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है। और आने वाले कोई भी एग्जाम हो, एक दिवसीय एग्जाम, वहाँ जो है ना ये इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% बनेगा। तो आइए समझना है, समझने वाला है, समझना है, उसके बाद ही लिखना है। पहले समझते हैं। देखिए, नागरिकता के विषय में हमने आपको बताया था कि इसकी जानकारी किस भाग में है, भाग 2 में है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। वहीं अगर जाए इसका अनुच्छेद पूछा जाएगा कि नागरिकता संबंधी अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। 5 से कहां तक? 11 तक। इस बात को याद रखना है, इस बात को क्या करना है, याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि किस भाग में है और कहां से कहां अनुच्छेद है, इस बात को समझना है। देखिए, नागरिकता की बात करते हैं, जिसको कि इंग्लिश में सिटीजनशिप कहा जाता है। देखिए, भारत में जो है ना एकल नागरिकता का प्रावधान है। कैसी नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है? सिंगल देश का। देखिए, जैसे भारत की नागरिकता, हमारे पास भारत की नागरिकता है। अगर हम किसी और देश की नागरिकता को ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी एक ही नागरिकता आप ग्रहण कर सकते हैं। और हमने आपको ये भी बताया था कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान जो है ना आपको कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। पहले तो लिखना है आपको, कैसी नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, और ये कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। इस बात को याद रखना है। उसके बाद देखिए, कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पे दोहरी नागरिकता है। कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता। यानी कि एक देश की नागरिकता रहते हुए जो है ना दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण करते हैं, तो ऐसी नागरिकता को जो है ना, ऐसे देश में जो नागरिकता है उसको क्या कहा जाता है? दोहरी नागरिकता। जैसे आपको याद रखना है, पहला दोहरी नागरिकता का उदाहरण आपको याद रखना है, कौन सा? बिल्कुल, अमेरिका, जिसको कि क्या कहा जाता है? यूएसए कहा जाता है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड। कौन सा? स्विट्जरलैंड। ठीक है, इस बात को याद रखना है, स्विट्जरलैंड। इन दोनों देशों में कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है। ठीक है, दोहरी नागरिकता है। लेकिन भारत में कैसी नागरिकता है? भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। कैसी नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता का प्रावधान। अब देखिए, समझते हैं, कैसे समझना है आपको। देखिए, हम आपको बताए थे फंडामेंटल राइट जिसको कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, इस बात को समझिए, समझे ना, फंडामेंटल राइट। इसका जो है ना 12 अनुच्छेद 12 से कहां तक? 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है ना आपको फंडामेंटल राइट की चर्चा की गई। यानी कि किसकी चर्चा की गई है? मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। इस बात को यहाँ पे याद रखना। अब देखिए, भारत के जो नागरिक है उसे सभी प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। सभी प्रकार की क्या है? नागरिकता प्राप्त है। इसका मतलब ये हुआ कि 12 से 35 तक जो है ना नागरिकता किसको प्राप्त है? भारत के नागरिक को। किसको प्राप्त है? भारत के नागरिक को। इस बात को याद रखना है, भारत के नागरिक को क्या है? सभी प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। यानी कि 12 से 35 तक का मौलिक अधिकार प्राप्त है। अब देखिए, नागरिकता की बात कर रहे हैं, तो अब आइए विदेशी नागरिक की बात करते हैं। कैसी नागरिक? विदेशी नागरिक का। देखिए, विदेशी नागरिक को कौन कौन से जो है ना नागरिकता दिया गया है और कौन कौन से नागरिकता नहीं दिए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से क्वेश्चन क्या गया? पूछा गया है। तो देखिए, हमने आपको बताया भारत के नागरिक को जो है ना सभी प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। वही जो विदेश में जो विदेशी जो नागरिक है उनको जो है ना सभी प्रकार का मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। और कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, आपको याद रखना है। देखिए, विदेशी नागरिक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। इस बात को याद रखना है, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए, पहले हमने आपको क्या बताया कि 12 से 35 तक जो मौलिक अधिकार है, ये सभी मौलिक अधिकार भारत के नागरिक को प्राप्त है।
वहीं अगर जहाँ पूछा जाएगा विदेशी नागरिक के, विदेशी देश के नागरिक को यानी कि विदेशी नागरिक को कौन कौन से अनुच्छेद प्राप्त नहीं है, क्या याद रखना? 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, इस बात को याद रखना। अब हमने आपको क्या बताया, विदेशी जो है ना नागरिक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। आपको पहला याद रखना है कौन सा? मित्र देश के विदेशी नागरिक। ठीक है, मित्र देश के विदेशी नागरिक के बारे में याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में याद रखना है। देखिए, मित्र देश के विदेशी नागरिक के बारे में याद रखना है। इसके बारे में हमने क्या बताया, एक होता है मित्र देश, एक होता है शत्रु देश। देखिए, मित्र देश किसको कहते हैं? जिसके साथ भारत का, वैसा देश जिसके साथ भारत का युद्ध नहीं हुआ है उसको क्या कहेंगे? मित्र देश के विदेशी नागरिक कहेंगे। मित्र देश के विदेशी नागरिक कहेंगे। तो इसमें आपको एग्जाम्पल में क्या याद रखना है बताइए? अमेरिका के साथ हुआ है? नहीं हुआ है, अमेरिका के साथ नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर जब पूछा जाएगा आपको रूस के साथ, उसके साथ हुआ है बताइए? रूसी क्रांति। उसके बाद किसके साथ? फ्रांसीसी क्रांति। इन सभी देश के, इसके अलावा जो है ना और है, इन सभी देशों के साथ क्या हुआ? भारत का कोई युद्ध नहीं हुआ। तो इस देश के जो नागरिक कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे? मित्र देश के विदेशी नागरिक। मित्र देश के विदेशी नागरिक। देखिए, इसको कौन कौन से अनुच्छेद प्राप्त नहीं? अभी हमने बताया कि जो है कि विदेशी नागरिक को जो है अनुच्छेद 15, कौन सा? 16, कौन सा? उसके बाद कौन सा? 29, उसके बाद कौन सा? 30। ये सभी मौलिक अधिकार क्या है? मित्र देश के विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। अब दूसरा आइए, दूसरा हमने क्या बताया? आपको याद रखना है शत्रु देश के विदेशी नागरिक। कौन? शत्रु देश के विदेशी नागरिक। समझिएगा, यहाँ से समझने वाला है थोड़ा। ठीक है, शत्रु देश के विदेशी नागरिक के बारे में आपको समझना है। विदेशी नागरिक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। मित्र देश के विदेशी नागरिक, शत्रु देश के विदेशी नागरिक। अब देखिए, शत्रु देश के विदेशी नागरिक, वैसा देश जिसके साथ भारत का युद्ध हुआ, वे सभी नागरिक क्या कहलाएंगे? शत्रु देश के विदेशी नागरिक कहलाएंगे। जैसे आपको याद रखना है कि आपको 1962 ईस्वी में, कब? 1962 ईस्वी में जो ना राष्ट्रीय आपात लागू हुआ था। आप जानते होंगे कि राष्ट्रीय आपात आपको भारत और चीन के बीच जब युद्ध हुआ था, किसके बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। उसके बाद आप याद रखेंगे 1965 का ईस्वी, कौन सा? 1965 का किसके साथ युद्ध हुआ था? भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर से कब? 1971 में। कब? 1971 में। 1971 में किसके साथ हुआ था? भारत पाकिस्तान के साथ। 1971 में ही जो है ना भारत ने जो है ना आपको बांग्लादेश का सहयोग करके जो है ना बांग्लादेश को आज़ादी दिलाया था 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में। इस बात को याद रखना है। और अभी हमने आपको बताया राष्ट्रीय आपात टोटल कितने बार लगा हुआ है? 3 बार लगा हुआ है। पहला 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध के दौरान लगा था। उसके बाद दूसरी बात जो है ना 1965 ईस्वी में जो है भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लगा था। तीसरी बात जो है ना 25 जून 1975 ईस्वी को। कब? 25 जून 1975 ईस्वी को जो है ना राष्ट्रीय अशांति के माध्यम यानी सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से जो है ना भारत में जो है ना राष्ट्रीय आपात को लगाने का काम किसने किया था? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसी 25 जून को जो है ना मोदी सरकार के द्वारा जो है ना 25 जून को, जिस दिन आपको राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया गया था आंतरिक अशांति के कारण। देखिए, अब आंतरिक अशांति के स्थान पर जो है ना आपको किसका प्रयोग किया जाता है? सशस्त्र विद्रोह का। किसका किया जाता है? सशस्त्र विद्रोह का किया जाता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। ठीक है, अब देखिए 25 जून को जो है ना संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाने का क्या कर दिया गया? घोषणा किया गया। किसके द्वारा? मोदी सरकार के द्वारा। ये 25 जून यही है जिस दिन आपको जो है ना राष्ट्रीय आपात लगा था तीसरी बार।
टोटल 3 बार लगा है, 1962, 1965 और 25 जून 1975 को राष्ट्रीय अशांति के आधार पर लगा था, जिसके कारण जो है ना मोदी जी के सरकार ने जो है ना 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का काम किया है। ठीक है, 2024 से आपको याद रखना। अब देखिएगा, जो शत्रु देश हमने अभी आपको बताया, शत्रु देश के विदेशी नागरिक जो होंगे उसको कहेंगे, जो जिसके साथ भारत का युद्ध हुआ है उनको कहेंगे शत्रु देश के विदेशी नागरिक। देखिए, हमने अभी आपको बताया कि विदेशी नागरिक को जो है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 प्राप्त नहीं है। इसमें तो देखिए ये तो होगा ही, आपको याद रखना है। अनुच्छेद 15 तो होगा ही, अनुच्छेद 16 भी होगा, अनुच्छेद 19 भी होगा, उसके बाद अनुच्छेद 29 भी होगा, अनुच्छेद 30 भी होगा। इसके अलावा जो शत्रु देश के नागरिक होंगे उसको अनुच्छेद 22 भी, कौन सा अनुच्छेद 22 भी उसको प्राप्त नहीं होगा। देखिए इसमें याद रखना अनुच्छेद 22, जिसमें कि कहा गया है कि गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण की बात कहा गया है, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण की बात कहा गया है। यानी आप अगर जो हमें गिरफ्तार करते हैं तो इसका आप जुर्म बताइए, किस जुर्म में हमें गिरफ्तार करते हैं। आपको जैसे भारत की नागरिक को किसी भी जुर्म में अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उनको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करने का प्रावधान है। इसके अलावा वो अपने मन मुताबिक वकील रख सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 22 जो है आपको विदेशी नागरिक को, शत्रु देश के विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। ऐसे देखिए सिंपल अगर जहाँ पूछा जाएगा क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को, समझे ना। अगर जहाँ सिंपल पूछा जाएगा विदेशी नागरिक को कौन कौन से अनुच्छेद प्राप्त नहीं है, क्या बोलना है, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। और हमने अभी आपको बताया विदेशी नागरिकता कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होता है, मित्र देश का विदेशी नागरिक, शत्रु देश का विदेशी नागरिक। देखिए मित्र देश का विदेशी नागरिक को जो है ना, जो हमने आपको बताया विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है मौलिक अधिकार 15, 16, 19, 29, 30, वो तो होंगे ही। अब आइए शत्रु देश में, यहाँ थोड़ा सा अंतर है, आपको याद रखना। शत्रु देश के जो नागरिक होंगे उसको तो अनुच्छेद 15, 16, 29, 15, 16, 19, 29, 30 प्राप्त नहीं होंगे। इसके साथ साथ अनुच्छेद 22 भी प्राप्त नहीं होगा। क्या नहीं होगा, अनुच्छेद 22 भी प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसको नोट देख के लिखिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 22 जो है, अनुच्छेद 22 यह केवल जो है ना, अनुच्छेद 22 केवल जो है ना मित्र देश के विदेशी नागरिक को प्राप्त है, लेकिन शत्रु देश के विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। क्या नहीं है, प्राप्त नहीं है। आपको इस बात को याद रखना है, इस बात को क्या करना है, इस बात को याद रखना है। विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है, ठीक है, विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है, ठीक है, इस बात को याद रखना है। इसके साथ क्या याद रखना है, शत्रु देश के जो नागरिक होंगे, शत्रु देश के जो नागरिक होंगे उनको प्राप्त नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, उनको प्राप्त नहीं होंगे, इस बात को याद रखना। अनुच्छेद 22 मित्र देश के विदेशी नागरिक को प्राप्त होता है, लेकिन वही जो है ना शत्रु देश के विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं होता। इस पॉइंट को, इसको लिखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुच्छेद 22 मित्र देश के विदेशी नागरिक को प्राप्त है, लेकिन शत्रु देश के विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। इस बात को याद रखना है, अब कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अनुच्छेद 15, 16, 19, 22 और 29, 30 क्या है, शत्रु देश के विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। मित्र देश के विदेशी नागरिक को अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 प्राप्त नहीं है। इनको हमने क्लियर कर दिया, याद रखना है इस बात को। अब आइए समझते हैं नागरिकता अधिनियम के बारे में। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना है। और आप एक बात जान लीजिए कि इसके अलावा जितना हमने आपको यहाँ पे बताया यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। कोई भी एक दिवसीय एग्जाम हो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब आइए बात करते हैं नागरिकता अधिनियम की। किसकी बात करते हैं, नागरिकता अधिनियम से बात करने से पहले एक अनुच्छेद की चर्चा करते हैं हम, अनुच्छेद 11 की। किसकी चर्चा करते हैं, अनुच्छेद 11 की चर्चा करते हैं। अभी हमने बताया नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 से 11 तक है। कितना तक है, अनुच्छेद 5 से 11 तक है। देखिए अनुच्छेद 11 कहता है कि भारत में नागरिकता को
भारत में नागरिकता को समाप्त करने का अधिकार जो है ना भारत की संसद को है। किसको है? भारत की संसद को जो है ना नागरिकता समाप्त करने का अधिकार है। इस बात को याद रखना है, समझे? ये क्वेश्चन पूछा गया है। समाप्त, संसद को समाप्त करने का अधिकार है, समाप्त करने का अधिकार है, समाप्त करने का क्या है? अधिकार है। इस बात को समझना है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि भारत में सर्वोच्च को क्या है, इस बात को, तो संसद को अधिकार है। किसको अधिकार है? संसद को अधिकार। देखिए भारतीय संसद इस अधिकार का प्रयोग करते हुए जो है ना नागरिकता को लेकर एक कानून बनाया। कब? 1955 ईस्वी में। कब बनाया? 1955 ईस्वी में एक कानून बनाया। किसको लेकर? नागरिकता को लेकर, जिसको कि क्या कहा जाता है? नागरिकता अधिनियम 1955 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955। अभी जो भी संशोधन होता है तो इसी के माध्यम से संशोधन है। 2019 में भी नागरिकता में संशोधन हुआ, तो यह संशोधन कब? 1955 के नागरिकता अधिनियम के माध्यम से होता है। ठीक है, इस बात को समझना है आपको। तो नागरिकता अधिनियम कब आया? 1955 में आया। 1955 में आया। इस अधिनियम में यह बात का जिक्र किया गया कि भारत में जो है ना भारत के नागरिक को जो है ना 5 प्रकार से जो है ना नागरिकता प्राप्त होगा। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। और 3 प्रकार से जो है ना उसकी नागरिकता को खत्म किया जा सकता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। इस नागरिकता अधिनियम 1955 में यह प्रावधान किया गया कि भारत के नागरिक को जो है ना भारत के नागरिक को 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, वही जो है ना 3 प्रकार से क्या किया जा सकता है? नागरिकता समाप्त किया जा सकता है। नागरिकता समाप्त किया जा सकता है। इस बात को याद रखना है। 5 प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है और नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त की जा सकती है। इस बात को समझना है आपको। देखिए जो 5 प्रकार से जो नागरिकता को प्राप्त की जा सकती है, इसमें से आइए पहला याद कराते हैं। आपको याद करना है, ये क्वेश्चन पूछा गया। इसमें से आपको पहला याद रखना है, जन्म के आधार पर नागरिकता। किस आधार पर? जन्म के आधार पर नागरिकता। ठीक है, जन्म के आधार पर नागरिकता। दूसरा याद रखना है, किसके आधार पर? वंश के आधार पर। किसके आधार पर? वंश के आधार पर नागरिकता की बात करता है। ठीक है, नागरिकता की बात करता है। तीसरा है, तीसरा किस आधार पर? पंजीकरण के माध्यम से। किस माध्यम से? पंजीकरण के माध्यम से। तीसरा हो गया पंजीकरण के माध्यम से। पंजीकरण के माध्यम से जो है ना आपको पंजीकरण के माध्यम से क्या करना है? भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद चौथा आइए, देशीकरण के माध्यम से। देशीकरण के माध्यम से भी जो है ना भारत की नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद 5वां आइए, किसके आधार पर? बिल्कुल, भूमि का जो है अधिग्रहण करके, भूमि का विस्तार करके, भूमि का विस्तार करके या फिर अधिग्रहण करके। अगर जहाँ भारत सरकार पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों को, कुछ भूमि को जीत कर पाके आपको भारत में मिला लेते हैं, तो उस क्षेत्र में जो भी पाकिस्तान के नागरिक रहते हैं उन सभी को जो है ना भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। यह भूमिकरण के माध्यम कहलाता है। कौन सा माध्यम कहलाता है? भूमिकरण। वहीं आप देखिए परित्याग की बात की है हमने अभी आपको, कि भारत में जो है ना भारत में नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त की जा सकती है? कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। इसमें पहला आपको याद रखना है, कौन सा? बर्खास्त करके। बर्खास्त करके। ठीक है, बर्खास्त करके जो है ना नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। उसके बाद दूसरा आइए, किसके द्वारा? दूसरा वंचित किए जाने से। अगर आपको भारत सरकार जो है ना नागरिकता से वंचित कर देते हैं तो इस संदर्भ में भी जो है ना भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसको याद रखना है। तीसरा आपको याद रखना है, अगर आपका मन करता है हम भारत की नागरिकता को त्याग दें, स्वतः त्याग यानी कि परित्याग करके, खुद के मन से, ठीक है, अपने मन से क्या करते हैं? नागरिकता का परित्याग करते हैं, किसी के दबाव में नहीं, अपने मन से भारत की नागरिकता को
त्याग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? परित्याग कहते हैं। क्या कहते हैं? परित्याग कहते हैं। देखिए इस बात को समझना है कि भारत में कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो 5 प्रकार से की जा सकती है। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और भूमि विस्तार के आधार पर जो है ना भारत की नागरिकता को प्राप्त की जा सकती है। वहीं 3 प्रकार से जो है ना भारत की नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। उसमें आपको याद रखना, पहला बर्खास्त के माध्यम से। किसके माध्यम से? दूसरा वंचित कर देंगे तो इससे जो है ना भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगा। तीसरा आपको याद रखना, परित्याग करके, अपने मन से अगर जब नागरिकता को छोड़ते हैं तो उसी को कहते हैं परित्याग के माध्यम से भारत की नागरिकता को क्या करना? समाप्त करना। भारत की नागरिकता को समाप्त करना। अब आइए, इतना हो गया, इसको याद रखना। देखिए हमने जिस अनुच्छेद का जिक्र किया, यहाँ पे नागरिकता से संबंधित जिक्र किया, ये क्वेश्चन आप कोई भी क्वेश्चन में उल्टा के देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको जो है ना इसको जो है ना ध्यान से पढ़ना है। इसको क्या करना है? ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए अभी हमने आपको बताया नागरिकता से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद है। अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 की बात कहा गया। ठीक है, देखिए संविधान, अब याद रखना अनुच्छेद 5 से एक एक अनुच्छेद करके पढ़ेंगे हम लोग। 5 से स्टार्ट करेंगे, 11 तक अनुच्छेद को हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि नागरिकता से संबंधित हर एक अनुच्छेद के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको आप लोग को ध्यान से पढ़ना है। देखिए अनुच्छेद 5 क्या कहता है। देखिए अनुच्छेद 5 ये कहता है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता प्राप्त करने की क्या क्या शर्तें हैं, उन शर्तों के बारे में जानकारी कौन देता है? अनुच्छेद 5 देता है। अनुच्छेद 5 देता है। इस बात को समझना है। किस टाइम की बात करता है? संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। इस टाइम जब संविधान लागू हुआ था तो भारत की नागरिकता को प्राप्त करने का कौन कौन से शर्त हैं, इन्हीं शर्तों के बारे में जानकारी कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 5 देता है। अनुच्छेद 5 देता है। तो देखिए आपको याद रखना है। अब देखिए कितने प्रकार से जो है ना भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा समझना है। अनुच्छेद 5 में जो कहा गया, इसमें आपको पहला आपको याद रखना है। देखिए पहला ये याद रखना, अगर आपके माता पिता दोनों में से कोई या फिर दोनों में से कोई या फिर दोनों भारत के नागरिक है तो उस संदर्भ में आपको क्या करेगा? भारत की नागरिकता दिया जाएगा। भारत की नागरिकता, देखिए माता पिता में से कोई एक या फिर दोनों है तो अच्छी बात है, लेकिन दोनों में से कोई अगर जहाँ एक भी भारत के नागरिक है तो उनको जो है ना आपको भारत की नागरिकता दिया जाएगा। क्या जाए? भारत की नागरिकता दिया जाएगा। और दूसरा आपको शर्त ये याद रखना है, यहाँ पहला आपको लिख लेना है यहाँ पर माता पिता। कौन सा? माता पिता। माता पिता में से अगर जहाँ दोनों भारत के नागरिक हैं तो अच्छी बात है, लेकिन दोनों में से अगर जहाँ कोई एक भी है तो वो भी अच्छी बात है। या तो माता है या तो पिता है, या तो पिता नहीं है या फिर माता है। तो इस संदर्भ में भी भारत की नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है अनुच्छेद 5 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 5 के तहत। अनुच्छेद, अब देखिए दूसरा आप कौन से शर्त है अनुच्छेद 5 में, दूसरा कौन के से शर्त है उसको समझिए। अभी हमने आपको बताया कि भारत का संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950। देखिए जब संविधान लागू हुआ था, इससे जो है ना 5 वर्ष पहले तक अगर वह भारत में रहे हैं, अगर वह क्या किए हैं? पहले तक भारत में रहे हैं तो उसको भी भारत की नागरिकता, भारत में रहे हैं तो उसको भी क्या किया जाएगा? भारत की नागरिकता दिया जाएगा। भारत की नागरिकता दिया जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 5 के तहत। अनुच्छेद 5 के तहत याद रखना है कितना वर्ष तक। देखिए इसका मतलब क्या? 26 जनवरी 1950 से पहले, तो 5 वर्ष पहले तक, यानी कब? 26 जनवरी 1945 से अगर जहां आप रह रहे हैं तो उस संदर्भ में भी आपको भारत की नागरिकता क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। भारत की नागरिकता दिया जाएगा। इस बात को याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए दूसरी बात आपको याद रखना अनुच्छेद 6 के बारे में। किसके बारे में? अनुच्छेद 6 अनुच्छेद के बारे में। 5वां हो गया। अब आइए अनुच्छेद 6 की बात करते हैं।
देखिए हमने आपको पहले बताया कि इससे जितना भी अनुच्छेद, ये सभी अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 तक अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा गया। तो अनुच्छेद 5 में हमने आपको बता दिया जिस चीज की प्रावधान थी। अब आइए अनुच्छेद 6 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अनुच्छेद 6 की बात करते हैं। देखिए आजादी के बाद पाकिस्तान से, देखिए जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन आजादी से एक दिन पहले जो है ना भारत का विभाजन करके 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण किया गया था। और उस टाइम ये शर्त रखा गया था कि जो भी नागरिक भारत से चाहे वो पाकिस्तान जा सकते हैं या फिर पाकिस्तान से भारत आ सकते हैं, तो उसमें कोई रोक टोक नहीं है। इस बात को समझना है। तो देखिए आज़ादी के समय जब भारत आज़ाद हुआ, पाकिस्तान का निर्माण हुआ, जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया, पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद उस टाइम ये शर्त रखा गया अगर कोई नागरिक चाहे तो पाकिस्तान से भारत आ सकता है। कहाँ से आ सकता है? पाकिस्तान से वो भारत आ सकता है। पाकिस्तान से भारत आ सकते हैं, भारत आ सकते हैं। अगर ये भारत आते हैं, पाकिस्तान से भारत आते हैं, तो इसको जो नागरिकता दिया जाएगा अनुच्छेद 6 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 6 के तहत दिया जाएगा। देखिए इस बात को कंफ्यूज नहीं होना। भारत जब आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ। भारत जब आजाद हुआ, संविधान लागू नहीं, भारत जब आजाद हुआ, क्या हुआ? भारत जब आजाद हुआ, भारत जब आजाद हुआ तो उस टाइम आजादी के बाद कुछ दिन बाद यानी 19 जुलाई 1948 तक, 1948 के बाद, 19 जुलाई 1948 के बाद कोई भी नागरिक, और उसके बाद संविधान लागू होने से पहले आज़ादी के बाद कोई भी नागरिक अगर पाकिस्तान से भारत आते हैं तो उनको जो है ना नागरिकता अनुच्छेद किसके तहत दिया जाएगा? अनुच्छेद 6 के तहत देना है। अनुच्छेद 6 के तहत देना। इस बात को गांठ बांध लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, समझे ना। अब आइए अनुच्छेद 7 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अनुच्छेद 7 की बात करते हैं। खत्म हो गया इसका। अनुच्छेद 7 की बात करते हैं। कहाँ पे कंफ्यूजन हुआ? देखिए अनुच्छेद 6 में क्या याद रखना है, अनुच्छेद 5 और 6 को ध्यान से पढ़ना है। देखिए अनुच्छेद 5 में हमने आपको क्या बताया। देखिए माता या पिता में से, दोनों में से अगर कोई भी एक भारत का नागरिक है, दोनों है तो अच्छी बात है, लेकिन दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक है, उसको भारत की नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 5 के तहत, अनुच्छेद 5 के तहत। वहीं हमने दूसरा बात ये बताया कि संविधान लागू होने से, संविधान लागू जो कि 26 जनवरी 1950 को हुआ, इसमें दूसरा शर्त बता रहा है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा है, यानी 26 जनवरी 1945 से भारत में रह रहा है, उनको जो ना भारत की नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 5 के तहत। वहीं हमने अनुच्छेद 6 में इस बात का जिक्र किया, देखिए इस बात का जिक्र किया कि आज़ादी के बाद यानी भारत जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, इससे पहले क्या हुआ? पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 से लेकर 19 जुलाई 1948 से पहले, यानी कि 19 जुलाई 1948 तक, 14 अगस्त आज़ादी से लेकर, आज़ादी के बाद से लेकर 15 अगस्त 1947 के बाद से लेकर 19 जुलाई 1948 तक, अगर इस बीच में कोई भी नागरिक पाकिस्तान से भारत आते हैं, कहां से? पाकिस्तान से भारत आते हैं, तो उसको नागरिकता जो है अनुच्छेद 6 के तहत दिया जाएगा। किसके तहत दिया जाएगा? अनुच्छेद 6 के तहत दिया जाएगा। अब आइए अनुच्छेद 7 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आप देखिएगा 7 की बात करते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों में थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, इसमें थोड़ा डिफरेंट। देखिए इसमें क्या हमने 5 में बताया कि पाकिस्तान से भारत आया, कहां से? पाकिस्तान से भारत आया, लेकिन अनुच्छेद 7 में देखिए भारत से पाकिस्तान गए, कहां गए? भारत से पाकिस्तान गए, ठीक है, पाकिस्तान गए, लेकिन पुनः देखिए पुनः दोबारा क्या किया? पाकिस्तान से फिर भारत आ गया। कहां से आ गए? पाकिस्तान से फिर भारत आ गया, ठीक है, फिर क्या किया? भारत आ गया। पहले क्या किए? भारत से कहां गए?
पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से भारत आया था। इन संदर्भ में जो भी नागरिक आएंगे, एक बार जाएंगे फिर आएंगे, ठीक है। एक बार गए फिर से क्या किए, आए, उसको जो नागरिकता दिया जाएगा किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 7 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 7 के तहत। अनुच्छेद 7 के तहत। इसमें आपको डेट रखना है 1 मार्च, क्या याद रखना है? 1 मार्च 1948। क्या याद रखना है? 1 मार्च 1947 याद रखना है। 1 मार्च 1947 कब याद रखना है? 1 मार्च 1947 के बाद। क्या याद रखना है? के बाद भारत से पाकिस्तान गया, पुनः पाकिस्तान से क्या किया? भारत आया। कब गया? 1 मार्च 1947 के बाद। अगर जहाँ ऐसा काम कोई व्यक्ति करते हैं तो उसको भारत की नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 7 के तहत। अनुच्छेद 7 के तहत। इस बात को याद रखना है। यहीं पे आदमी कंफ्यूज करता है, 5, 6, 7 में आदमी कंफ्यूज करता है स्टूडेंट। तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हमने आपको अनुच्छेद 6 में बताया, पाकिस्तान से क्या किए? भारत आया तो उसको नागरिकता अनुच्छेद 6 के तहत। अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान गए, पुनः पाकिस्तान से भारत आया, इसको किसके तहत? अनुच्छेद 7 के तहत। अनुच्छेद 7 के तहत। अब आइए अनुच्छेद 8 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अनुच्छेद 8 की बात करते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं है, जितना हमने बताया यहीं से कंफ्यूजन में क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने आपको बताया है कि स्टूडेंट जहाँ पे कंफ्यूज करता है बोर्ड वहीं से क्वेश्चन पूछता है। इस बात को ध्यान रखना है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं ना किसी प्रकार की, रहना भी नहीं चाहिए। अब आइए अनुच्छेद 8 की बात करते हैं। देखिए, भारतीय मूल के जो व्यक्ति है, भारतीय मूल के जो नागरिक है, उनको जो नागरिकता अधिकार के विषय में जानकारी, भारत के नागरिक को जो अधिकार दिया जाएगा आपको, उसके बारे में जानकारी कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 8 थे। भारतीय मूल के, यहाँ पे याद रखना है आपको, भारतीय मूल के नागरिक। किसको? भारतीय मूल के नागरिक को जो नागरिकता दिया जाएगा उसके विषय में जानकारी, नागरिकता के विषय में जानकारी। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 8। इस बात को बताइए, किसी प्रकार के कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस बात को याद रखना है। भारतीय मूल के नागरिक को जो नागरिकता दिया जाएगा उसके विषय में जानकारी कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 8 देता है। अनुच्छेद 8 देता है। अब आइए यहाँ पे 2-3 टर्म को समझते हैं, क्योंकि इसी में जो है इसके बीच में आपको जो 2-3 टर्म को इसी से रिलेटेड है, इसीलिए आपको समझना है। पहला आपको याद रखना है PIL के बारे में। किसके बारे में? PIO के बारे में। किसके बारे में? PIO के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है आपको। क्या? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया, ओरिजिन, ठीक है। अब देखिए, PIO के बारे में आपको जानना है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के बारे में जानना है, यानी कि भारतीय मूल के व्यक्ति के बारे में जानकारी लेना है। भारतीय मूल के, इसका हिंदी होता है भारतीय मूल के व्यक्ति। भारतीय मूल के व्यक्ति, ठीक है, इसको जानना है। देखिए, आप जानते होंगे कि आप पढ़ते होंगे कि कोई किसी भी अगर जहाँ देश का कोई मंत्री अभी बना, आप सुने होंगे कि अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति बनी थी वो भारतीय मूल की थी। कहाँ के थे? अब भारतीय मूल के नागरिक किसे कहा जाता है, इस बात को यहाँ पे समझना है। देखिए, वैसे नागरिक जिसके पास भारत की नागरिकता है, भारत की नागरिकता है, भारत का पासपोर्ट है, भारत का वीज़ा है, तो लेकिन किसी भी काम से जो है ना, किसी अन्य काम से दूसरे देश गए हैं, किसी अन्य काम से क्या किए हैं? दूसरे देश में रह रहा है, यानी भारत से बाहर रह रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? बिल्कुल, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहेंगे। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहेंगे, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहेंगे। देखिए, आप यहाँ पे थोड़ा गलती हुआ, आप लोग नहीं पकड़े, आप लोग नहीं पकड़े। हमने क्या बताया? भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय मूल के व्यक्ति। एक आपको याद रखना है PIO, और दूसरा आपको यहाँ पे NRI, क्या, जिसको कि NRI कहते हैं। क्या कहते हैं? NRI कहते हैं। PIO में क्या करना है, याद क्या रखना है? देखिए, भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय वैसे व्यक्ति, वैसे नागरिक जिसके पास क्या है? भारत की नागरिकता है, लेकिन रह रहे हैं दूसरे देश में। क्या कर रहे हैं? रह रहे हैं दूसरे देश में, यानी कि भारत से बाहर रह रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे?
PIO के तहत उसको भारत की नागरिकता दिया जाएगा। किसके तहत? PIO के तहत दिया जाएगा। वही देखिए NRI में आपको क्या याद रखना है, NRI का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? बिल्कुल, नॉन रेसिडेंट्स एंड इंडियन होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना। अब देखिए NRI किसे कहते हैं, इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए वैसे नागरिक जिसके पास क्या है? भारत की नागरिकता है, भारत की नागरिकता है, भारत का पासपोर्ट भी है, भारत का वीजा भी है, भारत का क्या है? वीजा भी है। लेकिन इस बात को याद रखना, लेकिन क्या करते हैं? भारत से बाहर रहते हैं। क्या करते हैं? भारत से बाहर रहते हैं। इनको जो है ना वही अधिकार प्राप्त होगा जो भारतीय मूल के व्यक्ति को प्राप्त होता है। क्या होता है? भारतीय मूल। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं NRI को जो अधिकार होगा ना, वो भारतीय मूल के अधिकार के बराबर होगा। क्या होगा? भारतीय मूल के अधिकार के बराबर होगा। इस बात को आपको याद रखना, इस बात को याद रखना। कौन से 3 चीज के बारे में हमने बताया? पहले तो भारत का नागरिकता होना चाहिए, भारत की नागरिकता है, ठीक है, नागरिकता है। उसके बाद क्या है? क्या है? पासपोर्ट है, भारत का क्या है? पासपोर्ट है। उसके बाद क्या है? वीजा है। इन 3 चीज है, ये तीनों चीज है। लेकिन क्या कर रहा है? ये भारत से बाहर रह रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भारत से बाहर दूसरे देश में रह रहा है। तो इसको जो नागरिकता प्राप्त होगा वो भारतीय मूल के नागरिकता के बराबर प्राप्त होगा। क्या होगा? बराबर प्राप्त होगा, बराबर प्राप्त होगा। इसका मतलब ये हुआ, ये भी चाहे तो इनको भी सरकारी नौकरी मिल सकती है, ये भी चाहे तो मतदान कर सकते हैं, ये भी चाहे तो चुनाव भी लड़ सकते हैं। कौन लड़ सकते हैं? NRI। लेकिन आपको PIO जो नहीं लड़ सकते हैं। क्या करते हैं? नहीं लड़ सकते हैं। देखिए PIO का मतलब हमने क्या बताया। देखिए भारत की नागरिकता इसके पास पहले था, भारतीय मूल का, यानी कि भारत, इसका जन्म हुआ भारत में, भारत का नागरिकता का इन्होंने परित्याग किया और दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण किया। क्या किया? दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण किया, तो उसको कहेंगे PIO। क्या करेंगे? PIO। भारतीय मूल के व्यक्ति, यानी कि भारत में वो पहले, भारत में उसकी उत्पत्ति हुई है, भारत में वो रहे हैं, लेकिन वर्तमान में इन्होंने भारत की नागरिकता को त्याग दिया और दूसरे देश की नागरिकता को प्राप्त कर लिया। तो इनको क्या कहेंगे? PIO कहेंगे, PIO कहेंगे। इसको किसी भी प्रकार की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी, इसको किसी भी प्रकार की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। वही NRI को जो है ना सभी प्रकार की नागरिकता प्राप्त होगी। जितने नागरिकता भारत के मूल व्यक्ति को प्राप्त होते हैं वो सभी नागरिकता किसको प्राप्त होंगे? NRI को प्राप्त होंगे। किसको प्राप्त होंगे? NRI को प्राप्त होंगे। इसका मतलब ये हुआ, इस सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? मतदान भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मतदान भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? चुनाव भी लड़ सकते हैं, चुनाव भी लड़ सकते हैं। इस बात को याद रखना है, ठीक है, इस बात को क्या ये करना है? याद रखना है आपको। अब आइए अनुच्छेद, किस अनुच्छेद की बात करेंगे? अनुच्छेद 9 की बात करेंगे। ध्यान रखना है यहाँ से, समझे ना, क्वेश्चन पूछा गया, NRI के विषय में भी पूछा गया और PIO के विषय में भी क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको ध्यान रखना है इन सभी के बारे में। अब आइए अनुच्छेद 9 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अनुच्छेद 9 की बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता को स्वेच्छा से, क्या करते हैं? स्वेच्छा से क्या कर सकते हैं? क्या करते हैं? स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता को ग्रहण करते हैं। स्वेच्छा से अगर किसी देश की नागरिकता को ग्रहण करते हैं तो इस संदर्भ में क्या हो जाएगा? उनकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। हमने आपको पहले ही बताया है कि भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता। अगर हम किसी देश की और नागरिकता को प्राप्त करते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। इस बात को याद रखना। यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 9 कहता है, अनुच्छेद 9 कहता है स्वेच्छा से, किससे? स्वेच्छा से अगर दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण करते हैं, अगर दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं? नागरिकता को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं तो क्या होगा? स्वतः ही भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 9 कहता है समाप्त, नागरिकता समाप्त हो जाएगा। ठीक है, समाप्त हो जाएगा। इस बात को याद रखना है। अनुच्छेद 9 क्या कहता है?
अनुच्छेद 9 इस बात का जिक्र करता है, ठीक है, इस बात का जिक्र करता है। अब आइए बात करते हैं अनुच्छेद 10 की। किसकी बात करते हैं? अनुच्छेद 10 की बात करते हैं। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अब आइए अनुच्छेद 10 की बात करते हैं। अनुच्छेद 10 यह कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि नागरिकता को लेकर जो अधिकार बनाए रखना, नागरिक के लिए जो अधिकार है उसको बनाए रखने का काम किसका है? संसद का है। किसका है? संसद का काम है। संसद का काम है नागरिक के अधिकार को क्या करना? बनाए रखना। नागरिक के अधिकार को बनाए रखना। क्या करना? बनाए रखना। यह काम किसका है? संसद का काम है। यह काम संसद का है। वही अनुच्छेद 11 के बारे में हमने आपको पहले बता दिया था। क्या याद रखना है कि भारत के नागरिकों की नागरिकता को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। इस बात को भी याद रखना है, ठीक है, इस बात को याद रखना है। तो देखिए हमने आपको क्या क्या बताया है, इसको चाहिए थोड़ा सा जो है ना इसको रिवीजन कर लेते हैं। पहले हमने आपको नागरिकता के बारे में बताया जो कि भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 में है। सुनना है ध्यान से, 5 से 11 में है। उसके बाद हमने बताया कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। वैसे दोहरी नागरिकता का भी प्रावधान है। किस देश में? स्विट्जरलैंड और अमेरिका में। स्विट्जरलैंड और अमेरिका में है। उसके बाद हमने आपको बताया कि अनुच्छेद जो है ना 12 से 35 तक जो है ना सभी प्रकार का मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त है। लेकिन वही विदेशी नागरिक को जो है ना अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 प्राप्त नहीं है। क्या नहीं है? प्राप्त नहीं है। और हमने आपको बताया कि विदेशी नागरिक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपको मित्र देश, दूसरा शत्रु देश के नागरिकता। मित्र देश में हमने आपको ये बताया अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 प्राप्त नहीं है। वही शत्रु देश की बात कहा जाएगा अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 और अनुच्छेद 22 ये भी प्राप्त नहीं है। शत्रु देश को क्या नहीं है? प्राप्त नहीं है। इस बात को याद रखना है। उसके बाद अनुच्छेद हमने क्या बताया? नागरिकता को लेकर अधिनियम कब आया है? 1955 में आया। 1955 में आया। उसके बाद हमने आपको अनुच्छेद 5 के विषय में बताया। अनुच्छेद 5 के विषय में ये बताया कि भारत के नागरिक को नागरिकता कैसे मिलती है, ठीक है, कैसे मिलती है। उसके बाद हमने आपको अनुच्छेद 5 में ये बताया कि नागरिकता को प्राप्त करने का 2 शर्त है, ठीक है। पहले अगर जो आपको माता पिता दोनों में से कोई एक भारतीय है या फिर दोनों भारतीय है तो उसको जो है ना उससे जो बच्चे जन्म लेंगे उसको भारत की नागरिकता दिया जाएगा। इसके अलावा संविधान लागू होने से 5 वर्ष से पहले से अगर भारत में रह रहे हैं तो उसको नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत दिया जाएगा? अनुच्छेद 5 के तहत। अनुच्छेद 6 में हमने ये बात कहा कि पाकिस्तान से जो भारत आए उनको नागरिकता किसके तहत? अनुच्छेद 6 के तहत। अनुच्छेद 7 में हमने क्या बताया? भारत से पाकिस्तान गया, पुनः पाकिस्तान से भारत आया, इसको नागरिकता किसके तहत? अनुच्छेद 7 के तहत। अनुच्छेद 7 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 8 में हमने आपको यह बताया कि भारतीय मूल के नागरिक को नागरिकता के विषय में जानकारी कौन सा अनुच्छेद देता है? भारत के व्यक्ति को नागरिकता के विषय में जानकारी अनुच्छेद 8 देता है। अनुच्छेद 8 देता है, ठीक है। वही हमने आपको बताया PIO के बारे में बताया जिसको कि भारतीय मूल का व्यक्ति कहा जाता है। भारतीय मूल के व्यक्ति को किसी भी प्रकार की नागरिकता प्राप्त नहीं है, किसी भी प्रकार की नागरिकता प्राप्त नहीं है। लेकिन इसका क्या होता है कि इसमें भारतीय मूल का व्यक्ति यानी इसका जन्म भारत में हुआ है, पहले इसके पास भारत की नागरिकता थी लेकिन इन्होंने स्वतः जो है ना भारत की नागरिकता का परित्याग किया, इसीलिए इसको PIO कहा जाता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाता है, यानी इसका जन्म भारत में हुआ था, ठीक है। तो इसको कहा जाता है क्या? PIO कहा जाता है इस बात को। उसके बाद हमने NRI बताया, वैसे नागरिक जिसके पास भारत की नागरिकता है, जिसके पास पासपोर्ट है भारत का, जिसके पास भारत का वीजा है लेकिन किसी कारणवश काम से जो है ना भारत से बाहर रह रहा है तो इसको क्या कहेगा? NRI कहेंगे। इनको जो है ना भारत के मूल के व्यक्ति को जितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है वे सभी मौलिक अधिकार किसके प्राप्त है? NRI को प्राप्त है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं, मतदान भी कर सकते हैं और चुनाव भी लड़ सकते हैं, उसके बाद अनुच्छेद 9 के बारे में हमने आपको क्या बताया?
अनुच्छेद 9 के बारे में क्या बताया? अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हमने अनुच्छेद 10 के बारे में क्या बताया? संसद को यह अधिकार है कि नागरिकों की अधिकार की आपको क्या करे? रक्षा करे। ठीक है, इस बात का। उसके बाद अनुच्छेद 11 हमने क्या बताया? क्या किसी भी नागरिक के नागरिकता को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। उसके बाद हमने आपको बताया कि भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? 5 प्रकार से। कितने प्रकार से समाप्त की जा सकती है? 3 प्रकार से। पहला प्राप्त में क्या हो जाएगा? जन्म के आधार पर। दूसरा किसके आधार पर? वंश के आधार पर। तीसरा किसके आधार पर? पंजीकरण के आधार पर। तीसरा चौथा देशीकरण के आधार पर। पांचवा भूमि विस्तार के, यानी भूमि का अधिकरण करके जो है ना भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। उसके बाद परित्याग में हमने बताया, पहला बर्खास्त के माध्यम से परित्याग किया जा सकता है, वंचित करके भी किया जा सकता है, और परित्याग कर स्वेच्छा से अगर जहाँ परित्याग करता है तो इस माध्यम से भी भारत की नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। तो इतना बात को आपको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। तो आइए अगले क्लास में मिलते हैं, इससे आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।